हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम जो पाठ्य पुस्तक है आपके सृजन और पीयूष प्रवाह उन दोनों के जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आते हैं पाठ, उन सब का क्या है हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी क्रम में अब बच्चों हम आगे देखेंगे व्याकरण के बारे में। जो रचनात्मक व्याकरण आपके सिलेबस में है उनमें सबसे पहला टॉपिक जो देखा है वो है अलंकार। तो अलंकार के बारे में बच्चों हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा भी होगा और उन अलंकार को पहचानने की जो उसमें दिए गई है परिभाषा दी गई है, उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें समझने की भी आपने कोशिश की होगी। तो बच्चों अब आज अपने देखेंगे कि भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो इस विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या होती है। तो ये जो भाषा शब्द है ये भाष धातु यानी जो संस्कृत का भाष शब्द है इससे उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है प्रकट करना। तो बच्चों अगर हम इसको वाक्य के में देखें तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो देखो बच्चों, हम प्रत्येक मनुष्य के मन में क्या है, अनेक विचार होते हैं, अपने विचार अपने भाव होते हैं जिन्हें वो महसूस करता है। तो उन्हें वो दूसरों को बताएगा कैसे? बताने के लिए क्या है, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है और वो माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा देखते हैं कि जिस माध्यम से हम जो सोचते हैं या अपने जो विचार है, अपने जो भाव है दूसरे को बताते हैं या उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। तो भाषा में बच्चों सार्थक ध्वनि का ही समावेश होता है, यानी ऐसे ध्वनि या ऐसे वर्ण या शब्द जो क्या है सार्थक होते हैं। जिस तरह से देखो कि गूंगा जो मनुष्य है या पशु पक्षियों की जो बोली है वो क्या है, भाषा के अंतर्गत नहीं आती, उन्हें क्या है हम भाषा नहीं कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाषा की विशेषताएं क्या हो सकती है। तो भाषा जो है वो क्या है, विचार विनिमय का साधन है। इससे क्या है, हम अपने विचारों को क्या है व्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, ये हमेशा कठिन से सरल की तरफ जाती है। तो ये क्या है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है। और भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, यानी हमें ये जन्मजात यूँ नहीं मिलती कि हाँ हम जिस परिवार में रह रहे हैं जन्मजात है, ऐसी नहीं है, अर्जित है। यानी जन्म से नहीं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो माहौल है, हम उसी से ही भाषा को अर्जित करते हैं। जैसे बच्चों देखो कि जो अपने बागड़ी परिवार है उनमें हम देखते हैं तो बच्चे को बागड़ी भाषा का अच्छा ज्ञान होता है। किसी के घर में अगर हिंदी बोली जाती है, सिंधी भाषा बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तो उस घर के जो बच्चे होंगे वो उसी भाषा को क्या है ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर का जो माहौल है वो वैसा ही होता है और वो बच्चा जन्म से लेकर क्या है उनसे उसी भाषा में बात वो सुनता है, तो उसी भाषा को क्या है ग्रहण करता है। तो ये बच्चों 3 तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब बात आती है कि भाषा के भेद। तो बच्चों जो मुख्य भेद होते हैं वो होते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा को देखो आप देख ही पता चलता है कि जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं वो होती है लिखित भाषा। और जो मौखिक भाषा होती है जिसे क्या है उच्चारित करते हैं, यानी उच्चारण का जो विषय होता है वो होती है मौखिक भाषा। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले बनता है वो बनता है कि भाषा के अर्थ को बताते हुए परिभाषित कीजिए या इसकी विशेषताएं बताइए। तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ और भाषा की जो विशेषताएं हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताइए। तो लिखित भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा जिसे हम उच्चारित करते हैं। तो लिखित भाषा जो होती है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी इसका क्षेत्र क्या है विस्तृत होता है। और जो मौखिक भाषा होती है इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। तो इन दोनों के अंतर की जब बात आती है तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी कि इन्हें लिखकर व्यक्त करते हैं और मौखिक को उच्चारित करते हैं। और दूसरा जो अर्थ है वो आ जाएगा कि इनका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, लेकिन मौखिक भाषा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। इसी क्रम में तीसरा इनका आ जाएगा कि जो लिखित भाषा होती है वो क्या है, स्थायी रूप होता है, यानी जो हमने लिख दिया उसे हम मिटा नहीं सकते, वो हमेशा क्या रहेगा, स्थायी रूप ही रहेगा। और जिस तरह से इसका उदाहरण देखो बच्चों की कोई किताब है, कोई पत्र है, कोई पत्रिकाएं हैं, कोई ग्रंथ है, तो वो सब क्या है, स्थायी है। आज जैसे हैं उन्हें आप कई सालों के बाद देखोगे तो भी आप उन्हें क्या है वैसे ही पाओगे। लेकिन मौखिक भाषा
भाषा क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी होती है यानी हमने जो कह दिया वो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि हमने कह दिया, वो धीरे धीरे क्या है लोगों का धीरे धीरे उसको क्या है भूल जाते हैं। तो इसका क्या होता है, ये अस्थायी रूप होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं रेडियो। तो यानी रेडियो पे एक बार हमने कोई समाचार सुन लिया तो वो सुन लिया बस, लेकिन उसे हम क्या है दोबारा नहीं सुन सकते हैं। अगर हमने किसी से बात की तो वो बात हमने उस समय कर ली, लेकिन उसे हम क्या है दोबारा नहीं कर सकते। तो ये बच्चों जो भाषा के भेद है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर है, ये इसका क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात आती है कि इन दो भेद के अलावा भी भाषा के क्या है अन्य भेद है, तो वो है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चों क्या होती है, जिस भाषा को बच्चा क्या है बचपन से अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने चारों तरफ के वातावरण से क्या है सीखता है, वो होती है मातृभाषा। और दूसरी है राजभाषा, यानी जिस भाषा का उपयोग सरकारी कार्य के रूप में किया जाता है वो होती है राजभाषा। तो यहाँ पर क्या है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ये हमारी क्या है राजभाषा है। और सह राजभाषा किसे मानते हैं, हम अंग्रेजी को मानते हैं। और तीसरा इसका जो भाषा का अन्य भेद है वो है मानक भाषा, जिसे मान्य किया गया हो। मानक हिंदी का शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी भाषा क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। तो देखो बच्चों भाषा जो शब्द है या जो ये आपके टॉपिक दे रखा है ये छोटा है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं। तो सबसे पहले भाषा का अर्थ, उसके बाद में भाषा की विशेषताएं, फिर भाषा के जो भेद है लिखित और मौखिक भाषा उनमें अंतर, तो ये सारे क्या है आपको ध्यान में रखने हैं। इसी क्रम में बच्चों देखो आगे चलते हैं कि बोली। अब बात आती है कि भाषा एक है विस्तृत रूप हो गया, लेकिन बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। जिसमें बच्चों आप देखते हो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ से आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे जाते हो तो वहाँ भाषा में थोड़ा बदलाव आ जाता है। और आप अब उससे आगे जाते हो 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और, तो आपका जो क्षेत्र है उसके अलावा आप अन्य किसी क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ की भाषा में क्या है अंतर होता है। तो ये जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ये क्या भाषा ना होकर बोली होती है। तो अब हम देखते हैं कि बोली भाषा का ही क्या है एक प्रारंभिक रूप है। ये इसकी विशेषताएं आ जाएगी बच्चों कि सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है, यानी एक स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, बोली होती है। तो अब आती है कि बोली के लिए हमेशा एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है बच्चों कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी। तो कोस चलते हैं हम तो वहाँ के पानी का जो स्वाद है वो बदल जाता है, कहीं मीठा है कहीं खारा है। लेकिन अगर आप 4 कोस चलते हैं तो उसकी वाणी में भी यानी उसकी बोलचाल की जो भाषा है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो अब देखते हैं कि हिंदी की कुछ बोलियां हैं जैसे ब्रज भाषा, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हरियाणी व राजस्थानी। तो ये सब क्या है हिंदी की कुछ बोलियां हैं। इसके बाद में एक आती है विभाषा। इसका जो क्षेत्र होता है बोली की उपेक्षा तो थोड़ा सा विस्तृत होता है और यह एक प्रांत में ही प्रचलित होती है और इसमें क्या है साहित्य भी मिलता है। हमें बोली के अंदर क्या है साहित्य नहीं मिलेगा, लेकिन विभाषा के अंतर्गत हम साहित्य देख सकते हैं। अब बात आती है बच्चों, एक अगला क्वेश्चन बनता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा तो क्या है अपने आप में विस्तृत रूप है, यानी बहुत बड़े स्तर पर क्या है इसका उपयोग होता है। लेकिन बोली क्या है स्थानीय विशेष है, क्षेत्र विशेष है, तो ये बोली है। तो भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, यानी भाषा क्या है व्याकरण के नियमों में बंधी होती है, लेकिन बोली तो स्वतंत्र होती है। और भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता। और भाषा की अपनी एक लिपि भी होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती। तो ये 4 अंतर है बच्चों भाषा और बोली में जो आपको याद करने हैं। तो कोई भी बोली अगर विकसित ज़्यादा हो जाती है तो भाषा का रूप भी ले सकती है। अब इसी टॉपिक में आगे देखते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है? तो लिपि का जो सामान्य अर्थ है वो होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का जो ढंग है, यानी लिखित ध्वनि संकेत ही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। अब इसे परिभाषित करना हो तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।
यानी ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और लिपि भाषा का लिखित रूप है, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि का सहारा लिया जाता है। तो इसकी जो विशेषता आ जाएगी बच्चों, तो इसकी परिभाषा है, फिर इसकी विशेषता कि इसका लिखित रूप है, फिर इसका एक निश्चित वर्ण क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं जिन्हें उस भाषा में लिखने और समझने का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी जो लिखी जाती है बेटा, वर्ण है वो अलग होते हैं। पंजाबी लिखने के लिए जो वर्ण शब्द उपयोग में ले जाते हैं वो अलग होते हैं, अंग्रेजी में अलग होते हैं। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और हर लिपि में क्या है, निश्चित वर्ण और चिन्ह होते हैं। तो इसी में देखो बच्चों की जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। अब लिपि पे ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, तो हिंदी भाषा की है देवनागरी लिपि, और हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी और नेपाली इन सब की लिपि भी कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी भाषा क्या है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों आपको इन लिपियों का ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब बेटा अगला क्वेश्चन बनता है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आता भी है कि हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं क्या है ना। तो सबसे पहली विशेषता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से मानते हैं, और इसे क्या है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं। आप अपनी नोटबुक में देखो कि हम बाएं से लेके दाएं की तरफ चलते हुए क्या है, हिंदी भाषा लिखते हैं। तीसरी है कि वर्णों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हम वर्णों से मिलाकर एक शब्द बनाते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम ही ले लिया, जैसे हिंदी शब्द ले लिया, तो हिंदी में क्या है वर्ण है, फिर उसके ऊपर ई की स्वर की मात्रा है। तो ये सब हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, इनके ऊपर एक क्या है, लाइन लगाते हैं। ये लाइन ही क्या कहलाती है, शिरोलेखा कहलाती है। तो ये किसकी विशेषता है, देवनागरी लिपि की। और इसमें क्या है, हर वर्ण का आकार क्या होता है, समान होता है, ना किसी का बड़ा ना किसी का छोटा। और इसे क्या है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम उस हिंदी भाषा को लिखते हैं। तो बच्चों ये देवनागरी लिपि की 5 विशेषताएं हैं जो आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना। अब आता है बेटा कि व्याकरण, व्याकरण क्या है। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें व्याकरण का, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो गद्य की जो कसौटी मानते हैं उसे भी हम व्याकरण ही है। गद्य की कसौटी कौन है, व्याकरण है। यानी आप कुछ लिखते हैं तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने की नियमबद्ध योजना को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी कोई भी भाषा को लिखने का तरीका होता है, और उसे किस तरीके से लिखा जाएगा, किस नियम के अंतर्गत लिखा जाएगा, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों एवं प्रयोगों का ज्ञान करवाया जाता है। दोबारा देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान करवाया जाता है। यानी व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भाषा में शब्दों का उच्चारण कैसे हो, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन, अर्थ प्रयोग आदि का ज्ञान व्याकरण के अंतर्गत ही होता है। यानी भाषा में शब्दों का उच्चारण किस तरह से करना है, उन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, वाक्य का कैसे निर्माण होना है, वाक्य का अर्थ किस तरह से निकलेगा, ये सब हम किसके अंतर्गत सीखते हैं बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार बच्चों बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जहाँ व्याकरण के अंग की बात आती है तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कुछ पुस्तक उन्हें हैं, या कुछ आप देखोगे कहीं कुछ लोग बताते हैं कि 4 अंग है, लेकिन नहीं, हमें क्या है, बोर्ड के जो पाठ्य पुस्तक है उसी के अनुरूप चलना है, और इसके 3 अंग मानते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है पद विचार। यानी वर्ण कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, पद या जो वाक्य बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो बच्चों पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार या पद विचार।
तो वर्ण से हम समझते हैं ये क्या है, जो हिंदी व्याकरण है इसकी सबसे छोटी इकाई मानते हैं, किसे, वर्ण को मानते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों आप देखते हैं कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं और उससे आगे जो विभाजन है स्वर और व्यंजन का वो सब आता है। तो ये बच्चों आपके पाठ्यक्रम में इतना आगे तक नहीं है, तो बस आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण की आगे विभाजन देखें तो स्वर और व्यंजन के अंतर्गत होता है। इसके बाद देखते हैं कि शब्दों से वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत क्या है बच्चों, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, ये सब चीज़ें आती हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य साधारण है, संयुक्त है, मिश्रित है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो हमें तो क्या है, बड़ा बड़ा यही ध्यान रखना है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार या पद विचार। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से जो आपका है भाषा, व्याकरण और लिपि, इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को अच्छे से सुने, देखें और इसे क्या है याद भी करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।